Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। फरवरी 2026 का महीना चल रहा है। बाहर कड़ी ठंड है, लेकिन जिनेवा के एक होटल में गर्मी बढ़ रही है। एक तरफ यूक्रेन जो अपना अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ रशिया जो पिछले 5 सालों से रुकने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया को लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का समिट के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही है कि ये पीस टॉक्स शांति के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक थिएटर यानी दिखावा है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं, या शांति बस कुछ ही दूर है? आज के इस वीडियो में हम रशिया यूक्रेन वॉर के सबसे लेटेस्ट और क्रिटिकल अपडेट को डिकोड करेंगे। दोस्तों, यहाँ एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए, द स्पिरिट ऑफ एंकरेज। ये टर्म आया अगस्त 2025 में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिले। उस वक्त लगा था कि शांति हो जाएगी, लेकिन रियलिटी क्या है? जमीन पर अभी भी भारी लड़ाई चल रही है। यूरोपियन स्पाइस वार्निंग दे रहे हैं कि ये टॉक्स सिर्फ टैक्टिकल एडवांटेजेस के लिए की जा रही हैं, रियल पीस के लिए नहीं। इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेडलॉक। तो आखिर जिनेवा में हुआ क्या? 17 और 18 फरवरी को जिनेवा के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में एक ट्राइलैटरल मीटिंग होती है, यानी 3 पार्टीज, अमेरिका, यूक्रेन और रशिया। इस मीटिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि रशिया ने किसे भेजा। उन्होंने भेजा व्लादिमीर मेडिंस्की को। ये रशिया के प्रेसिडेंट के एड हैं और अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रशिया पीस चाहता तो किसी सॉफ्ट डिप्लोमेट को भेजता, लेकिन मेडिंस्की का आना ये सिग्नल है कि रशिया अपनी पोजीशन हार्डन कर रहा है, यानी वो झुकने के मूड में नहीं है। अब जरा इन प्लेयर्स को देखते हैं। ये बहुत शॉकिंग है। अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर गए थे। नोट करें, ये करियर डिप्लोमेट्स नहीं हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के पर्सनल एनवॉयज हैं। ये दिखाता है कि यूएस अब ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी कर रहा है, यानी बिजनेस डील की तरह बात हो रही है। यूक्रेन ने भेजा रुस्तम उमेरॉव और उनके स्पाई चीफ कायरिलो बुडानोव को, और रशिया ने अपने मिलिट्री एजेंसी जीआरयू के हेड आइगोर कोस्टिकॉव को भेजा। जब टेबल पर स्पाई चीफ्स और जनरल्स बैठे हों, तो समझ लीजिए कि बात शांति से ज्यादा वॉर मैनेजमेंट पर हो रही है। इस पूरी मीटिंग को समझने के लिए आपको बाइफरकेशन समझना होगा। टॉक्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, मिलिट्री ट्रैक और पॉलिटिकल ट्रैक। गुड न्यूज ये है कि मिलिट्री ट्रैक पर बात आगे बढ़ी है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने खुद कहा कि डिस्कशन सब्सटैंटिव थे, मतलब सीज फायर कैसे होगा, फायरिंग कैसे रुकेगी और मॉनिटरिंग में अमेरिकन कैसे इन्वॉल्व होंगे, इस पर एग्रीमेंट बन रहा है। लेकिन बैड न्यूज क्या है? पॉलिटिकल ट्रैक पूरी तरह फेल हो गई। क्यों? अभी बताता हूँ। पॉलिटिकल ट्रैक के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है जमीन। रशिया की मांग है कि यूक्रेन उन 4 ईस्टर्न रीजन्स से अपनी सेना हटा ले जिन्हें रशिया ने एनेक्स कर रखा है, भले ही वहां अभी रशिया का कब्जा ना हो। सोचिए, वो इलाका जो भी यूक्रेन के पास है, रशिया वो भी मांग रहा है टेबल पर। ये यूक्रेन के लिए इम्पॉसिबल है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएस मेडिएटर्स ने एक नया आइडिया दिया है, फ्री इकोनॉमिक जोन। प्लान ये है कि डोनबास में एक डीमिलिटराइज्ड बफर जोन बनाया जाए, जहां इंटरनेशनल फोर्सेस रहेंगी और वहां बिजनेस होगा, लड़ाई नहीं। लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि वो अपनी मर्जी से जमीन नहीं दे सकते। इसके लिए उन्हें नेशनल रेफरेंडम करनी पड़ेगी, और वोटिंग तभी हो सकती है जब कम से कम 60 दिन तक पूरी शांति रहे। तो ये एक चिकन एंड एग टाइप का सिचुएशन हो गया है। अब सवाल ये है कि दोनों लीडर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ विक्ट्री। तो पुतिन की स्ट्रैटेजी क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW) के मुताबिक पुतिन को लगता है कि वो यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा देर तक टिक सकते हैं। उनका गोल कॉम्प्रोमाइज करना नहीं, बल्कि यूक्रेन का आत्मसमर्पण है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो भूल जाए और अपनी सेना खत्म कर दे। अब जेलेंस्की की स्ट्रैटेजी क्या है? उन्होंने दिसंबर 2025 में अपना 20 पॉइंट पीस प्लान दिया था। वो चाहते हैं कि आर्टिकल 5 लाइक गारंटीज, मतलब अगर फ्यूचर में रशिया ने हमला किया तो यूएस और यूरोप तुरंत अपनी मिलिट्री भेजेंगे। वो ईयू मेंबरशिप चाहते हैं
टारगेट 2027-28 तक। लेकिन क्या रशिया सच में इतना स्ट्रांग है? ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। रशिया के पास नंबर्स हैं लेकिन क्वालिटी नहीं। उनका वॉलंटरी रिक्रूटमेंट सिस्टम एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए 18 फरवरी 2026 को रशियन डूमा ने एक नया बिल पास किया ताकि लोगों को इनवॉलंटरी यानी जबरदस्ती मोबिलाइज किया जा सके। इकोनॉमिकली रशिया अब ईरानाइजेशन फेस कर रहा है। मतलब जैसे ईरान सैंक्शंस के साथ जीता है, वैसे ही रशिया की ग्रोथ जीरो के बराबर है और उनके वेल्थ फंड्स 2026 के एंड तक खाली हो सकते हैं। इसलिए रशिया डेस्परेटली चाहता है कि ये सैंक्शंस हटाए जाएं। इस पूरी पिक्चर में तीसरा पक्ष का रोल बहुत बड़ा है, वो है अमेरिका। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जून 2026 की डेडलाइन सेट कर दी है। वो चाहते हैं कि जून तक डील फाइनल हो जाए। इसके लिए वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज कर रहे हैं। इकोनॉमिक हेल्प का वादा जो कि कैरेट है, और ऑयल सैंक्शंस का डर यानी स्टिक। अब टर्की के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट एर्डोगन कह रहे हैं कि छोटी शुरुआत करो, कम से कम एनर्जी ग्रिड को बचाओ। और चाइना का क्या रोल है? चाइना एक कंस्ट्रक्टिव बाईस्टैंडर बना हुआ है। वो शांति की बात तो करता है लेकिन रशिया के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि यूरोप को शिकार नहीं बल्कि टेबल पर होना चाहिए। पॉलिटिक्स से हटकर आम इंसान की बात करें तो हालत भयानक है। रशिया ने विंटर को वेपन बना दिया है। उन्होंने यूक्रेन की 50% एनर्जी कैपेसिटी खत्म कर दी है। ओडेसा और काइव में लोग 0 डिग्री टेम्परेचर में बिना बिजली और बिना पानी के रह रहे हैं। फिगर देख लीजिए, 1.2 मिलियन कैजुअलिटीज और 284,000 लोग मिसिंग हैं। जिनेवा टॉक्स में प्रिजनर्स ऑफ वॉर पीओडब्ल्यूज एक्सचेंज पर बात हुई, लेकिन हजारों सिविलियंस अभी भी रशिया के कैद में हैं। सबसे डरावनी बात है न्यूक्लियर थ्रेट। यूएस ने सजेस्ट किया कि इस प्लांट को यूएस, यूक्रेन और रशिया मिलकर चलाएं, लेकिन यूक्रेन रशिया को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। इससे भी बड़ी बात, न्यू स्टार्ट ट्रीटी 5 फरवरी 2026 को एक्सपायर हो गई। ये ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करती थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे एक्सटेंड नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बैडली नेगोशिएटेड थी। अब बिना किसी ट्रीटी के रशिया ओरेस्टिक जैसी नई मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है, जिससे मिसकैलकुलेशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, यूरोपियन इंटेलिजेंस सर्विसेज क्या सोचती है। 5 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि ये सब नेगोशिएशन थिएटर है। उनका कहना है कि पुतिन सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं ताकि सैंक्शंस हटते ही वो अपनी मिलिट्री को फिर से स्ट्रॉन्ग कर सकें। इंटेलिजेंस एजेंसीज को डर है कि यूएस डेलीगेशन यानी कुशनर और विटकॉफ के पास एक्सपीरियंस की कमी है। कहीं ऐसा ना हो कि रशिया उन्हें मैनिपुलेट करके कोई ग्रैंड बार्गेन कर ले जो लॉन्ग टर्म में यूरोप के लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? फरवरी 2026 में हम एक स्टेलमेट गतिरोध पर खड़े हैं। मिलिट्री ट्रैक पर थोड़ी प्रोग्रेस है लेकिन पॉलिटिकल सोल्यूशन दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा। आने वाले महीनों में 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, जून डेडलाइन, यूएस प्रेशर बढ़ाएगा। दूसरा, रेफरेंडम रिस्क, अगर यूक्रेन ने टेरिटरी दी तो वहां इंटरनल राइट्स हो सकते हैं। तीसरा, रशियन कोलैप्स, अगर डील नहीं हुई तो रशिया की इकोनॉमी और मिलिट्री 2026 के एंड तक टूट सकती है। स्पिरिट ऑफ एंकरेज ने बात तो शुरू कराई, लेकिन क्या ये एक बैड पीस लाएगा या परपेचुअल वॉर, हमेशा चलने वाला युद्ध? ये देखना बाकी है दोस्तों जाते जाते एक कहानी सुनाता हूँ। 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था तो डिप्लोमेट्स ने एक डील साइन की थी जिसे उन्होंने पीस कहा था। लेकिन वो पीस इतनी कमजोर थी कि उसने वर्ल्ड वॉर 2 की नींव फाउंडेशन रख दी। आज जिनेवा में वो यूएस, रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है। वो वही हिस्ट्री दोहरा सकता है। यूरोपियन इंटेलिजेंस यही कह रही है कि गलत शांति, बैड पीस, युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यूक्रेन को अपनी जमीन देकर शांति खरीद लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूबल लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.